नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 2। जो आपका चैप्टर 1 था, दो बैलों की कथा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था और चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, वो भी आपके गद्य खंड में। तो गद्य खंड में चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं और ये लिखा गया है पाठ राहुल संकृत्यायन जी द्वारा। और ये एक यात्रा वृतांत है जिसको राहुल संकृत्यायन जी जो है उन्होंने यहाँ पर इस पाठ को अपनी चीन की जो तिब्बत की जो यात्रा है, जो उन्होंने नेपाल के रास्ते यहाँ पर की, नेपाल के रास्ते जो उन्होंने यहाँ पर यात्रा की, उस यात्रा का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। क्योंकि जिस समय पर उन्होंने ये यात्रा की उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी और इसीलिए उन्होंने एक छदम के वेश में, छदम अर्थात एक भिखारी के वेश में उन्होंने ये यात्रा की। और जिस रास्ते से उन्होंने यात्रा की वहां पर ये जो रास्ता था ये कुछ व्यापारिक चीजों के लिए होता था प्रयोग, और साथ ही इसको सिपाही भी प्रयोग किया करते थे पहले। तो क्या कुछ उन्हें रास्ते पे उनको दिखाई दिया, किस तरह के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र थे और किस तरह की वहां की संस्कृति सभ्यता थी, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पर शेयर की है। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को। आज भी चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने देखा कि जो हमारा पिछला सेशन था, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो राहुल संकृत्यायन जी हैं उन्होंने अपनी यात्रा के विषय में बताया है कि वो जिस रास्ते से तिब्बत की ओर चले वो नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख रास्ता था। और फिर यहाँ पर जो चीजें थी, यहाँ पर उस रास्ते, उस टाइम पे हिंदुस्तान की जो चीजें थी वो इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यानी कि एक व्यापारिक रास्ता ही नहीं बल्कि एक सैनिक रास्ता भी था। तो जगह जगह फौजी चौकियां भी वहां पर बनी हुई थी और जिनमें कभी पहले चीनी पलटने रहा करती थी। जो ये फौजी चौकियां थी, यहाँ पर चीनी पलटने यानी कि चीन की जो पलटने थी, चीन की जो सेना थी वो रहा करती थी और इसलिए जगह जगह पर फौजी कैंप बने हुए थे। और ये बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पर जो ये फौजी कैंप थे, काफी जो कैंप थे वो गिर चुके थे और उनमें किसी भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। यानी कि वहां आसपास रहने वाले जो लोग थे उन्होंने अपना बसेरा वहां पर बना लिया था। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस चीन की जो यात्रा है, इस तिब्बत की जो यात्रा है, इसमें यात्रियों के लिए बहुत सारी तकलीफें भी हैं और बहुत सारी आराम की बातें भी हैं। आराम की बातें उन्होंने यहाँ पर कुछ शेयर की हैं। जैसे वो बताते हैं कि जाति पाति छुआछूत का वहां पर बिल्कुल भी सवाल ही नहीं था और औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। कोई भी वहां पर इस तरह का माहौल नहीं था, जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, ऐसा कोई माहौल नहीं था और ना ही औरतें पर्दा करती थी। केवल और केवल निम्न श्रेणी के भिखमंगे, ऐसे भिखमंगे जो बिल्कुल लगे कि हाँ ये निम्न श्रेणी का है, जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, पैरों में चप्पल नहीं है, ढंग के बाल नहीं है, मुंह धुला नहीं है, साफ नहीं है, तो ऐसे लोगों को छोड़कर केवल वहां पर जो लोग थे, बाकी जो यात्री थे, बाकी जो साधु संत लोग थे, उनको घर के अंदर आने की अनुमति थी। यानी कि जैसे हम होते हैं ना, किसी को भी कोई हमारे घर पे आता है तो हम उसको डायरेक्टली कभी भी घर के अंदर नहीं घुसाते हैं। हम उनको बाहर से ही पहले पूछताछ करते हैं, पहले बाहर से ही उनसे अपनी बात करते हैं और उसके बाद जब हमें लगता है कि कोई जरूरी काम है या ये किसी काम के लिए आए हुए हैं तभी हम उन्हें अंदर आने देते हैं। अगर वो पानी भी मांगते हैं तो भी हम उन्हें बाहर दे देते हैं। तो इस तरह का माहौल वहां पर नहीं था। वहां पर लोगों के अंदर विश्वास था और एक भरोसा था आपस में। और
सबसे बड़ी बात कि वहां पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, छुआछूत का भेदभाव नहीं था, जाति पाति का भेदभाव नहीं था। तो इसीलिए वहां पर केवल और केवल निम्न श्रेणी के भिखमंगों को, ताकि लोग चोरी के डर से कि कहीं ये अंदर आकर चोरी ना कर ले, इसके डर से वो केवल उन्हें अंदर नहीं आने देते थे। बाकी ऐसा कोई वहां पर नहीं था कि घर के अंदर नहीं जाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरह आज भी हमारे देश में कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे घर हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर घर की बहुओं को या महिलाओं को एकदम से, मतलब सबसे पहले बाहर जाने का कि आप बाहर जाइए। वैसे तो हमारा जो देश है वो काफी इस मामले में अब आगे बढ़ चुका है, विकसित हो चुका है। यहाँ पर महिलाएं कदम से कदम मिलाकर, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर, या कहें तो पुरुषों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, एक से एक बड़े बड़े काम कर रही हैं। लेकिन उनको अगर वो घर पर है और वो बहू है या बेटी है या तो इस तरह से उनको घर से बाहर जाने की बहुत ज्यादा अनुमति नहीं होती, और खास तौर पर किसी अनजान व्यक्ति के सामने, अनजान व्यक्ति के साथ जाने की परमिशन नहीं होती। लेकिन वहां पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वहां पे जो घर की बहुएं होती थी वो भी अनजान लोगों से बातें कर सकती थी, उनको चाय दे सकती थी और उनकी हेल्प कर सकती थी। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ की चाय के विषय में भी यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं कि आपको, अगर आपको खुद चाय पीनी है अपने हाथ की, तो आप खुद जाकर कौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं, और चाय का रंग तैयार हो जाने पर उसमें आपको मक्खन और नमक डालने की जरूरत है। और यहाँ पर जब लेखक कहते हैं परित्यक्त चीनी किला, जहां पर वो ठहरे हुए थे, वहां से वो चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। राहदारी यानी रोड टैक्स जिसे कहते हैं। और लेखक कहते हैं कि हमने उन्हें चिटे दी और उसी दिन हम थोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए, जहां सुमति के जान पहचान के आदमी थे और बाकी के और भी भिखमंगे रहते थे। तो उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी थी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं। तो वहां पे छड़, एक तरह की ड्रिंक मिलती थी जो शाम के समय लगभग सभी लोग पीकर बहुत ज्यादा मस्त होकर पड़े रहते थे अपने घरों में। यहाँ पे लेखक कहते हैं अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होते हैं। 16 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं होते। तो ये हमने पढ़ा था अपने पिछले सेशन में। और वहां पर बहुत सारे डकैत मिलते हैं, वो यात्रियों को लूटते हैं। पहले तो वो आदमियों को मार डालते हैं, उसके बाद ही उनसे पैसा, उसके बाद देखते हैं कि पैसा या कुछ है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्टल, बंदूक लिए फिरते हैं। तो वो लेखक सबसे एक मेन बात यहाँ पर बताते हैं कि वहां पर हथियार से जुड़ा हुआ कोई कानून नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ जब तक आप कोई भी हथियार अगर आप रख रहे हैं तो आपका उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ वहां पर ऐसा कोई वहां पर नहीं था कानून। तो सभी लोग हाथों में पिस्टल इस तरह से लेकर रखते थे, बंदूक इस तरह से लेकर रखते थे जैसे कि डंडे पकड़ रखे हों। डाकू यदि जान से ना मारे तो उसे खुद अपने प्राणों का खतरा है, क्योंकि डाकू ने नहीं पकड़ी है बंदूक तो सामने वाले ने तो जरूर पकड़ी है। इसीलिए डाकू सबसे पहले जान से मार देते थे और उसके बाद वो टटोलते थे कि इनके पास कुछ है या नहीं। तो लेखक कहते हैं गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया है। जब वो गांव में रुके वहां पर तो उन्हें पता चला कि पिछले ही साल थोड़ला के पास एक मर्डर हो चुका है, खून हो चुका है। शायद खूनी की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और कहीं कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल,
कूची कूची यानी कि दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की चढ़ाई ऊंची थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। और अब मैंने सुमति से कहा कि यहां से लडकोर के तक के लिए 2 घोड़े कर लो ताकि हम आसानी से जा सके, क्योंकि चढ़ाई वहां पर बहुत ज्यादा थी। लेखक कहते हैं बहुत ज्यादा चढ़ाई वहां पर थी। तो मैंने अपने जो मित्र जिसके साथ वो वहां पर गए हुए थे उनके लिए ये कहा कि वहां पर आप और भी सामान रख लो और उस पर फिर हम घोड़े पर चढ़े चलेंगे। इस तरह से दूसरे दिन, क्योंकि आज वो वहां पर ठहरे हुए हैं, दूसरे दिन हम लोगों को घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चलना था। तो राहुल शंकराचार्य जी यहाँ पर कहते हैं कि दूसरे दिन उनको घोड़े पर सवार होकर ऊपर की तरफ चलना था, घोड़े पर सवार होकर उनको जाना था। डांडे से पहले, डांडा जहां पर जिसको वो एक खतरनाक जगह बताते हैं, तो उसमें कहते हैं कि डांडा से जो पहले एक जगह उन्होंने चाय पी और दोपहर के वक्त डांडा के ऊपर जा पहुंचे। तो उस समय लेखक कहते हैं कि वो जो हमारी उस समय की यात्रा थी, हम समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। हमारा दक्षिण अर्थात दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि हमारी जो दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भाटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना तो वहां बर्फ थी, ना सफेदी थी और ना ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। तो लेखक कहते हैं कि जब वे डांडे पर पहुंच गए, जो डांडे की पहाड़ी है उस पर जब वो पहुंच गए, तो उन्होंने देखा कि वो 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर है। और वहां के पहाड़ों के बारे में कहते हैं कि वो पहाड़ बिल्कुल नंगे, यानी कि उन पर कोई पेड़, न पौधा, न झाड़ी, ना ही बर्फ की सफेदी थी, वहां पर कुछ भी नहीं था। और ना ही किसी तरह की कोई हरियाली थी, ना ही कोई हरियाली वहां पर उन पहाड़ों में थी। तो लेखक कहते हैं उत्तर की तरफ हमें बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ी। और वो जिस स्थान पर वो थे, सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो वहां पर जो उस पहाड़ी का सर्वोच्च स्थान था, सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा जो स्थान था, वहां पर डांडे के जो देवता थे उनका स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। और जो उनके देवता थे उनके मंदिर को पत्थरों के ढेरों से, जानवरों की सींगों से, रंग बिरंगे कपड़े की जो झंडियां बनाई जाती है उनसे सजाया गया था। अब कहते हैं कि अब बराबर उतराई पर चलना था, यानी कि जितना कि डांडे के पहाड़ पर चढ़े थे उतना ही उतराई थी, बिल्कुल वही पहाड़ जो चढ़ाई थी उसी पर उतराई थी। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1-2 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। तो लेखक ने कहा कि जो उतराई थी वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उतराई में क्या होता है कि डायरेक्ट नीचे की तरफ हमें सीधे बिल्कुल चलना होता है, तो बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत होती है। तो लेखक कहते हैं कि कुछ और जो साथी घुड़सवार थे वो हमारे साथ चल रहे थे, और मेरा घोड़ा यानी कि लेखक का जो घोड़ा था वो कुछ धीमे चलने लगा, यानी कि कुछ धीरे चलने लगा। और तब लेखक कहते हैं कि मैंने समझा, जब मुझे लगा कि मेरा घोड़ा कुछ धीमे चल रहा है, तो मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। और लेखक कहते हैं कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था। क्यों नहीं मारना चाहता था? क्योंकि
देखिए जब घोड़ा चल नहीं रहा होता है तो हम उसको पीछे से डंडी से मारते हैं या उसकी जो नकेल होती है उसको खींचते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैं उसको ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मेरी यात्रा का साथी मेरे साथ था, तो उसको मैं इस तरह से कुछ करना नहीं चाहता था। और मैंने समझा कि वो चढ़ाई के थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मैं बहुत ज्यादा पिछड़ चुका हूं, क्योंकि वो बहुत धीरे चल रहा था और मैं दोकनी विस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। यानी कि वो कहते हैं मेरा घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था और मैं उस झूमते हुए घोड़े में बैठकर दोकनी विस्तों की तरह अपने घोड़े पर सवार हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। बहुत स्लो उसकी चाल थी, वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब मैं उसे जोर देने लगा, यानी कि चलने के लिए मजबूर करने लगा, तो वो और सुस्त पड़ जाता, और ज्यादा वो सुस्त हो जाता। और एक जगह, क्योंकि अब वो अपनी मित्र मंडली से, अपने सहायक जो साथी थे, साथ के जो लोग थे, उनसे अब वो बिछड़ चुके थे। तो अब लेखक कहते हैं कि एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। जब वो पीछे से आए, आगे उनके जो मित्र थे वो आगे निकल चुके थे, काफी आगे निकल चुके थे। तो वो कहते हैं कि जब वो पीछे से आ रहे थे उन्हें रास्ता नहीं पता था और एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं रास्ता लेकर 1.5 मील चला गया। और लेखक कहते हैं कि मैं उस बाएं रास्ते पर चलकर 1.5 मील तक लगभग आगे चला गया था। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि यह लडकोर का जो रास्ता था वो दाहिने वाला था। तो अब लेखक गलती से 1.5 मील तक बाएं चल गए, और जब वो उन्होंने वहां पर आगे पता कर लिया कि जो रास्ता था वो सही है या नहीं, तो उस घर के लोगों ने बताया कि आप 1.5 मील लगभग आगे आ चुके हैं और जो दूसरा दाहिने जो हाथ पर रास्ता था वहां को आपने जाना था। तो इस तरह से लेखक कहते हैं मैं फिर लौटा और फिर उसी पहाड़ को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था। यानी कि 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था, यानी कि जिस गांव में सुमति, उनका मित्र, उनका सहायक जो वहां पर रुका हुआ था, वो उस गांव से मैं करीब मील भर था, यानी कि 1 मील था। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले, और वहां पर सुमति इंतजार करते हुए उन्हें मिले। मंगोलों के मुख वैसे ही लाल होता है, मंगोलों का मुख वैसे ही लाल होता है। और अब तो वे पूरे गुस्से में थे, यानी कि जो सुमति थे उनके लिए कहते हैं कि जो लेखक कि जो मंगोले होते हैं उनके मुख तो वैसे ही लाल होते हैं, लेकिन अभी सुमति जो थे वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक दिए। उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक दिए, 3-3 बार की चाय को गर्म कर दिया और मैंने गर्म किया। यानी कि उनके कहने का अर्थ था कि आप कहाँ थे? तो लेखक कहते हैं, मैंने कहा बहुत नरमी से, यानी कि मैंने बहुत नरमी से उन्हें जवाब दिया कि लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रख रहा था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। तो लेखक अपने मित्र के विषय में कह रहे हैं, अपने सहायक के विषय में कह रहे हैं, अपने सह साथी के विषय में कह रहे हैं कि सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। और लडकोर की वह एक अच्छी जगह पर ठहरे हुए थे जहां उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा भी मिल गया, और फिर अब हम तिरड़ी के विशाल मैदान में थे। तो अब लेखक कहते हैं अब हम तिरड़ी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है
तिरड़ी समाधि गिरी। तो अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस समय जब वो अगले दिन वहां पर निकले, वहां से निकले, तो वो कहते हैं अब हम तिरड़ी के विशाल मैदान में थे। और ये जो तिरड़ी का मैदान था ये पहाड़ों से घिरा हुआ, यानी कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है, और उसी पहाड़ी का नाम था तिरड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। तो लेखक कहते हैं कि आसपास के गांव में भी सुमति के बहुत से यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म होने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, और मैंने सोचा कि यह तो उधर ही हफ्ता भर लगा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दूंगा। तो लेखक कहते हैं मैंने उन्हें लालच दिया, मैंने उन्हें इस तरह से लालच दिया क्योंकि वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, अपने यजमानों के घर जाना चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा कि अगर ये वहां चले गए तो इनके बहुत सारे यजमान हैं, आज एक के घर, कल दूसरे के घर, कल तीसरे के घर, तो ये वहां पर बहुत सारा समय लगा देंगे। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि तुम आसपास के जहां रह रहे हो वहीं पर गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, और इसके लिए मैं तुम्हें लाहसा पहुंचकर रुपए दूंगा। और इस बात को सुमति ने स्वीकार कर लिया। और कहते हैं दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है। लेखक कहते हैं तिब्बत की जो धूप थी वो बहुत ज्यादा कड़ी मालूम होती है, बहुत ज्यादा चटक मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि अब यहाँ पर सुमति परिचित तिरड़ी में भी थे, तो लेखक कहते हैं कि सुमति के जो परिचित थे वो तिरड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, और इसीलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ आपको जरूर आपके साथ सह यात्री मिलेंगे, आपको और भी बहुत सारे यात्री मिलेंगे, तो आपको शेखर विहार की तरफ चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि उनको बहाना बनाना था, उनको अपने यजमान से मिलना था, तो लेखक कहते हैं कि जो तिब्बत की जमीन है वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, यानी कि इसके बहुत अलग अलग जागीरदार हैं, बहुत अलग अलग खरीदार हैं, और इन जागीरदारों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों और विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागिरी में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां किसी भिक्षु को भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। तो अब यहाँ पर जो सुमति थे, उनके जो यजमान थे वो थे जो वहां के जो मुखिया थे, भिक्षु नमसे उनका नाम था, और लेखक कहते हैं कि वो बहुत ही भद्र पुरुष थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो हमसे बहुत प्रेम से मिले, उस समय वो हमसे बहुत प्रेम से मिले, और
हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल रखना चाहिए था। तो लेखक कहते हैं कि जो मैंने भेष बनाए हुए थे, यानी कि उन्होंने एक छदम, एक भिखारी का वेश बनाया हुआ था। तो वो कहते हैं कि हालांकि जो मेरा भेष उस टाइम पे था, उन्हें मेरा ख्याल उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था, यानी कि कुछ ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। वो एक भिक्षुक के वेश में थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं वो हमसे प्रेम से मिले। और यहाँ एक अच्छा मंदिर था, वहां पर एक बहुत अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजुरु, कुंजुरु यानी कि जो बुद्ध बुद्ध के वचन है उनका अनुवाद की हस्तलिपि रखी हुई थी वहां पर, 103 पोथियां। और यहाँ पर लेखक कहते हैं मेरा आसन भी वहीं लगा, यानी कि मैंने भी वहीं आसन लगाया। और वह बड़े मोटे कागज के अक्षरों में कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, और एक एक पोथी 15-15 सेर से कम की नहीं होगी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी वहां पर पोथियां रखी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी वहां पर किताबें रखी हुई थी। उसके बाद सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो लेखक कहते हैं कि सुमति ने फिर पूछा कि मैं आसपास के जितने गांव हैं वहां पे जो मेरे यजमान हैं, क्या मैं उनसे मिलकर आ जाऊं? तो वो कहते हैं कि लेखक कहते हैं मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया, क्योंकि लेखक को अब अच्छी एक पढ़ने के लिए, अच्छे एक समय व्यतीत करने के लिए कुछ अच्छी पुस्तकें वहां पर मिल गई थी। और इतनी सारी पोथियां थी, इतनी सारी चीजें उसमें थी कि लेखक को काफी समय लगने वाला था इन सब चीजों को पढ़ने के लिए। तो तब लेखक कहते हैं वो दूसरे दिन वो चले गए, यानी कि वो आज पूछा उन्होंने और अगले दिन वो चले गए। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, यानी कि उनको कम से कम लगभग 2-3 दिन लग जाएंगे आने जाने में। लेकिन लेखक कहते हैं कि वो उसी दिन दोपहर के बाद चले आए, यानी कि उसी दिन, जिस दिन वो सुबह के समय गए थे, उसी दिन दोपहर के बाद यानी कि शाम के समय वो वापस आ गए। तिरड़ी गांव वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। और तब लेखक कहते हैं कि हमने अपना अपना सामान अपनी पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े, यानी कि जो वहां के भिक्षु थे, उस मंदिर के जो रखवाले थे, उनसे विदा ली और हम वहां से चल दिए। तो इस तरह से राहुल संकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया ये तिब्बत यात्रा का यात्रा वृतांत हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। पाठ आपने देखा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा मजेदार था। और इस पाठ में हमें तिब्बत की यात्रा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर पता चली, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चली। तो अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर करेंगे। आपको यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे आपके प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपने करना है और साथ ही आपने इन प्रश्नों के जो आप अगर एक बार इन प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे, इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, पाठ को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। क्योंकि इस पाठ में जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो प्रश्नोत्तर हैं, वो बहुत ज्यादा हैं और पूरे जो ये प्रश्नोत्तर हैं वो इसी पाठ से जुड़े हुए हैं, इसी पाठ से जुड़े हुए हैं। तो अपना पहला प्रश्न हम यहाँ पर करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, थोरला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय जब वे भद्र वेश में थे
यानी कि जब उन्होंने दूसरी यात्रा की थी उस टाइम पे वो भद्र वेश में थे, यानी कि अच्छे कपड़ों में थे, साफ सुथरे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। तो उस समय उनको ये सुविधा क्यों नहीं मिली, यानी कि उस समय उनको ये सही अच्छी जगह उनको क्यों नहीं मिली। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर देना है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको चैप्टर को पढ़ना होगा, जो कि आपने बहुत अच्छे से पाठ को यहाँ पर पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखेंगे कि लाहसा की ओर जाने के लिए, देखिए आप इस तरह से लिखेंगे, थोरला के पहले आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि जो तिब्बत के जो यात्री होते थे, क्योंकि तिब्बत के जो यात्री होते थे उनको ठहरने के लिए हमेशा एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो हमेशा जान पहचान वाला जो कोई इंसान जाता था उसको सुविधा दी जाती थी, उसको उचित जगह मिल जाती थी। तो जो लेखक के साथी थे सुमति, उनकी इस जगह पर काफी अच्छी खासी पहचान थी, लोगों से जान पहचान थी, काफी यजमान उनके यहाँ पर थे। इसीलिए भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को यहाँ पर रहने के लिए उचित स्थान मिल पाया। जबकि दूसरी बार जब वो भद्र वेश में थे, क्योंकि दूसरी यात्रा के दौरान 5 साल बीत चुके थे और लोगों की जो मनोवृत्ति थी वो बदल चुकी थी। और दूसरी बात कि वहां पर शाम को लोग छड़ पीकर सो जाया करते थे, मदमस्त रहा करते थे। और ये स्थान यहाँ पर ऐसा था कि यहाँ पर डाकुओं का भी बहुत ज्यादा खतरा था और पुलिस या प्रशासन का कोई भी यहाँ पर प्रबंध नहीं था, और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें थी वो लेखक को दूसरी बारी में वो नहीं मिल पाई। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, उस समय तिब्बत में हथियार कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सरल हमारा प्रश्न है कि तिब्बत में हथियार रखने के संबंध में कोई कानून नहीं था, इसीलिए वहां हर कोई पिस्तौल और बंदूक आदि इस तरह से हाथ में पकड़े रहता था जैसे कोई डंडे उन्होंने पकड़े हों। और यहाँ पर जो निर्जन स्थान थे वहां पर डाकुओं का भय बना रहता था, और डाकू पहले और दूसरी बात कि यहाँ पर जो डाकू थे, क्योंकि यहाँ पर बंदूक रखने में और पिस्टल रखने में कोई मनाही नहीं थी, तो लगभग हर एक व्यक्ति के पास ये बंदूक और पिस्टल थी। तो डाकुओं को ये डर रहता था कि अगर उन्होंने नहीं मारा तो शायद वे मर जाएंगे, तो इसीलिए वो देखते ही पहले जान से मार दिया करते थे और उसके बाद वो चेक किया करते थे कि इसके पास कुछ है या नहीं। और इस तरह से दूसरा कि यहाँ पर बहुत सारी जो कोई पुलिस का, कोई प्रशासन का यहाँ पर प्रबंध नहीं था यात्रियों के लिए, और इसीलिए जो तिब्बत की यात्रा थी वो बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं थी और यात्रियों में भय बना रहता था। अगला प्रश्न है, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि जो लेखक का घोड़ा था वो थक गया था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे चल रहा था, और लेखक जब काफी पीछे अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से रह गए थे, तो उनको रास्ते का मालूम नहीं था और वो रास्ता भटक गए थे और वो गलत रास्ते पर 1.5 मील लगभग आगे निकल चुके थे। और जब वहां से उनको वापस लौट कर आना था, फिर सही रास्ते पर लडकोर के लिए निकलना था, तो इसीलिए वो अपने साथियों से पिछड़ गए थे। प्रश्न 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। देखिए, पहले तो लेखक जानते थे कि शेखर विहार जो है वहां पर सुमति के बहुत सारे यजमान हैं, और जब वो वहां जाएंगे
तो वो बहुत ज्यादा समय लगा देंगे, यानी कि 4-5 दिन का समय लगा देंगे, क्योंकि उनके पास जाकर वो बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर उन लोगों से दक्षिणा वसूला करते थे। और क्योंकि उनको लगा था कि इतने सारे यजमान हैं तो 5 से 6 दिन तो लगभग लग ही जाएंगे, इसीलिए उन्होंने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका। परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में आ गए थे, जहां पर बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें थी, बौद्ध वचन थे, बौद्ध वचन के अनुवाद थे। तो अब वे बहुत सारी हस्तलिपियों के पन्नों को, पोथियों को पढ़ने में यहाँ पर मग्न हो चुके थे। उन्हें बहुत अच्छा ये माहौल लग रहा था, तो इसीलिए उन्होंने सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्हें लगा कि 2-3 दिन अगर वो रह भी जाएंगे वहां पे, तो तब तक उनकी ये पोथियां समाप्त हो जाएंगी, वो इन सभी पोथियों को पढ़ सकेंगे। तो ये प्रश्न 4 हमारा था। प्रश्न 5 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बत का समाज कैसा था। और मैं पुस्तकों के भीतर था, दिए गए विकल्पों में कौन सा वाक्य सही अर्थ बतलाता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गए, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चले गए, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा था। तो सही उत्तर आपका है यहाँ पर कि लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गए और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मैं पुस्तकों के भीतर था। तो अगले जो 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न जो यहाँ पर दिए गए हैं, 3 प्रश्न, इनको आप स्वयं से करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके ये प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा सरल है। अगर चैप्टर को ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा है तो आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा चैप्टर जो है लासा की ओर कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है। बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर सीखने को मिली, बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर जानने को मिली तिब्बत यात्रा से जुड़ी हुई, और पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी लगभग मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। और शेष प्रश्न जो है वो आप स्वयं से करने का प्रयास करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है चैप्टर में, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रश्न में, तो आप जरूर अपनी समस्या शेयर करेंगे। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।